नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, जैसा कि हमने जो हमारा अभी का एपिसोड आया था बुधवार का, उसमें हमने म्यूचुअल फंड सही है में स्टेप 2 में जाकर के एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की हमें ज़रूरत क्यों होती है ये समझाने और ये दिखाने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, जैसा फर्स्ट एपिसोड में हमने समझाने का प्रयास किया था, वो चीज़ें कहीं हद तक के 15 मिनट में जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र को लेकर के हमें और भी कुछ समझने की और जानने की ज़रूरत है। तो मैं आज भी उसी विषय के ऊपर में थोड़ा सा और कंटिन्यू रहूँगा कि आखिर हमें फाइनेंशियल एडवाइज़र क्यों लेना चाहिए, या क्या हमने सही में ले रखा है, हमें पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमने कोई ना कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक्चुअली हम उसको पे करते रहते हैं लेकिन उससे एडवाइस नहीं लेते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज के एपिसोड में उस विषय के ऊपर मैं बातचीत करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, तो मैं अपनी बात के ऊपर में वापस आता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइज़र, देखिए दोस्तों, कैसा है कि एक कॉमन प्रैक्टिस है, जितना भी फाइनेंशियल एडवाइज़र, बड़े शहरों का तो खैर थोड़ा सा प्रीमियम कॉस्ट रहता है एडवाइजिंग का, किसी भी चीज़ में, चाहे डॉक्टर की एडवाइस हो चाहे फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस हो। तो अगर एक मॉडरेट सिटी, बी ग्रेड और बाकी छोटे शहरों की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो वो जिस हिसाब से चार्ज कर सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ऑलमोस्ट हर शहर की अलग अलग रहती है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि आखिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर उस शहर में रहेगा तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से ही चार्ज करेगा। तो देखिए दोस्तों, कैसा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम न जानते हुए भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एडवाइज़र को पे करते रहते हैं। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ में बताता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे कि पुराने एपिसोड में मैंने कुछ एक प्रोफेशनल करियर चालू करने वाले लोगों के साथ में बात करी थी, और वहाँ पर मैंने बताया था कि जिन लोगों का प्रोफेशनल करियर अभी अभी चालू हुआ है, वो लोग LIC वगैरह की जो पॉलिसीज़ वगैरह है वो सब खरीदना चालू करते हैं। तो जनरली ये सब हम लोग किसी न किसी परिचय के या इसके उसके माध्यम से ही करते हैं। तो और वो लोग भी जिस प्रकार की भी स्कीमें लेकर के आते हैं, तो वो उन्हीं स्कीमों को ज़्यादा कर बताते हैं जिसमें उन लोगों के मार्जिन ज़्यादा है। दोस्तों, ये जो आज की दुनिया में कोई बगैर किसी प्रकार के अपने बेनिफिट के कोई आपको टाइम नहीं देगा। तो वो अगर आपके पास में आ रहा है, 3 फोन कर रहा है, 4 चक्कर लगा रहा है घर के, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है। ये आप और मैं भी समझते हैं। शायद कोई कोई तो एडवाइज़र होते हैं या एजेंट होते हैं जो क्लियरली बता भी देते हैं, तो बताते हैं, उसके बावजूद भी अगर हम ले रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ना बता करके लेने वाले भी, फाइनेंशियल एडवाइज़र लेने वाले, फीस लेने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो लेते हैं। क्योंकि जैसे आप अगर कभी एक LIC पॉलिसी अगर अभी रिसेंटली कोई चालू कर रहा होगा, तो मैं उनको एक एडवाइस दूंगा कि एक उदाहरण के लिए कि आप उनको बोलिए कि जैसे मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि मेरी जो प्रीमियम है वो X अमाउंट का बन रहा है, तो आप उसको जानबूझ करके ये बोलिए कि यार ये X में से 10% के लगभग या 15% के लगभग ही मेरे पास में अभी कैश इन हैंड है। देख लीजिएगा कि वो कहीं हद तक के अपना जो इनिशियल प्रीमियम का, यानी पहले प्रीमियम का जो उसको जो मार्जिन या क्या बोलते हैं उसको, जैसे कमीशन जिसको बोलते हैं, तो कमीशन अपना माइनस करने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर भी आपको वो पॉलिसी देगा, क्योंकि आपने उसको बता दिया है जानबूझ करके कि मेरे पास में उसके लिए इतना पैसा 10% 15% कम जा रहा है। तो वो क्या सोचता है कि 10-15% तो मेरे को ही मिलने वाला था, तो चलो मैं पहले प्रीमियम में इसको एग्जाम कर देता हूँ या पहले प्रीमियम में नहीं लेता हूँ। तो उससे होगा क्या कि आप उसके जाल में फंस जाएंगे, और उसके बाद में मान लीजिए आपने 20 साल की अगर पॉलिसी लिए, तो पूरे 20 साल वो आपके घर में आएगा भी नहीं, लेकिन वो 10-15% की अमाउंट आपको हर बार ही देनी पड़ेगी। आप अगर नहीं देंगे, मान लीजिए प्रीमियम पे नहीं किए, तो LIC की जो कवरेज है, जो भी आपकी पॉलिसी के बेनिफिट्स है, वो आपको LIC एक भी अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, प्रीमियम पेमेंट अगर ड्यू रहता है, तो उस सब चीज़ों से आपको बाजू कर देता है। तो
अल्टीमेटली इस प्रकार की LIC, जैसे LIC के बारे में मैंने पहले भी एक एपिसोड किया हुआ है, तो LIC के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ उस एजेंट के बारे में। अगर वो 15% ले रहा है, मान लीजिए आपकी पूरी प्रीमियम मिला करके अगर 10-15% अगर उसका बनता है, फॉर एग्जाम्पल 7-8 हज़ार रुपया या 6-7 हज़ार रुपया, तो 6-7 हज़ार रुपया आप किसको दे रहे हैं? उस LIC एजेंट को दे रहे हैं। आपको बताया नहीं जाता है, लेकिन वो दिया जाता है। अगर नहीं दिया रहता तो आज जितना घर गली और मोहल्ले में LIC पॉपुलर हुआ है, तो LIC एजेंटों की बदौलत ही हुआ है। और LIC एजेंट कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है जो उनको तनख्वाह मिलेगी, वो तो सब आप ही के पैसे से कमा करके वो लोग जो भी, अगर आप किसी LIC एजेंट को जानते हैं तो 10 साल 20 साल पहले उसकी क्या आर्थिक स्थिति थी और आज उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, उसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि LIC के हम जो इंश्योरेंस पे कर रहे हैं उसमें से जो कमीशन उसको मिल रहा है, उसके मार्फत वो अपने आर्थिक स्थिति में बदलाव हो रहा है। वरना वो नौकरी ना करके इतनी आर्थिक स्थिति और इतनी महंगाई में कैसे सरवाइव करेगा? तो आप ही के वो पैसे हैं जिसके थ्रू एक LIC एजेंट अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई का इंतजाम करके रखा हो। वो कोई और नौकरी नहीं करता है, बहुत आराम से आपके जैसा ही रहता है और पैसा कमाते रहता है। और देखिए सबसे बड़ी बात, पहली बार LIC एजेंट को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार भी आना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर आप उससे प्रीमियम ले लिए, एक साइन कर दिए, तो उसका टेंशन हो जाता है खत्म। टेंशन आप ही को होने लगता है, क्योंकि वो आपको याद करके याद दिलाए कि आपकी LIC प्रीमियम ड्यू है, उससे ज्यादा टेंशन आपको रहने वाली है। क्योंकि अगर आपने पैसे भरे नहीं तो पुराने पैसे तो लैप्स हो जाएंगे और आगे आपको जो LIC के पॉलिसी के थ्रू जो कवरेज या इंश्योरेंस या बेनिफिट्स मिलने वाला था, वो सब का सब लैप्स हो जाएगा। तो अब आपने एक पैसा देकर के मुसीबत ले लिया है, ऐसा मैं बोलूंगा। खैर वो LIC के पॉलिसी में मुसीबत जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं वापस उस बात के ऊपर में आता हूँ जिस विषय के ऊपर से मैंने बातचीत चालू किया था। वो विषय ये है कि हमने एक एजेंट को पैसे दिया है। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से आप LIC एजेंट को कमीशन के तौर पर कोई ना कोई एडवाइजरी फीस दे रहे हैं, अगर वही चीज अगर हम उतने ही अमाउंट, लगभग कम और ज्यादा पता नहीं मुझे, हर किसी का केस अलग अलग रहेगा, लेकिन अगर हम उतने ही कॉस्ट पर भी अगर किसी एक एजेंट को हम अगर हायर करते हैं दोस्तों, तो न सिर्फ हमारे को LIC की सलाह मिलेगी बल्कि हमें बाकी चीजों की। देखिए आज की डेट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट में बहुत है। आपको अगर जानकारी के लिए मैं बताऊं तो कम से कम मैं गिना सकता हूं। देखिए सबसे पहले तो LIC है, वैसे वो एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, वो एक इंश्योरेंस टूल है। तो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट में मिला करके जो लोग भी ये चीज सोचते हैं कि उन्होंने अगर इंश्योरेंस ले लिया है तो उनका इन्वेस्टमेंट भी हो गया है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो एक तरीके से सेविंग हो गई। सेविंग के ऊपर में जितना इंटरेस्ट आपको मिलता है उसी हिसाब का इंटरेस्ट यहाँ पर भी आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप अगर 20 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो पहले 5 साल में आपको मनी बैक में अगर पैसा आया है तो लगेगा आपको कि थोड़ा बहुत हैंडसम अमाउंट है। दूसरे में आपको वो हैंडसम में 30% का डिस्काउंट लगेगा कि यार पहले इसकी कीमत जो पिछली बार जो मेरे को मनी बैक आया था उसकी कीमत उसके हिसाब से अगले 5 साल बाद में, उसके अगले 5 साल बाद में, यानी 20वें साल में तो आपको ऐसा लगेगा कि यार वो जो प्रीमियम की अमाउंट मिली है वो जस्ट लाइक पीनट रहेगी। तो क्योंकि महंगाई बढ़ रही। दोस्तों आप एक चीज देखिए ना, मैं खुद अपने एग्जांपल से बताता हूं कि अगर 95-96 के पीरियड में अगर हम मान लीजिए हॉस्टल में या कहीं होटल वगैरह में अगर मंथली खाना खाते थे तो हार्डली 350 से 400 रुपया मंथली हमारे को कहीं पर भी मेस और होटल्स महीना भर खिलाने के लिए अवेलेबल थे। आज वही चीज लगभग 3,500 से 4,000 चार्ज कर रहे हैं। तो ये महंगाई तो बढ़ गई है। उसके हिसाब से आपने अगर इंश्योरेंस के अमाउंट में अगर करके रखा हुआ है तो वो 20 साल बाद में वो जस्ट लाइक पीनट हो जाएगा। यहीं पे देखिए आप 20-22 साल का सिनारियो मैं ही आपके सामने में रख रहा हूँ। अगर कोई उस पीरियड में अगर किसी ने हॉस्टल लाइफ या मेस में खाना खाने की लाइफ को अगर जिया है तो वो देख करके समझ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कितना सही है करके। तो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से LIC का पेमेंट जो हमारे को वापस में मिलता है वो उस हिसाब की अमाउंट नहीं रहती है जो 20 साल पहले हमको बताई गई थी और उस समय हमको जितनी बड़ी लगती थी। तो खैर उस विषय में भी मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये विषय को आप ध्यान रखिए
कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो कॉर्पस जो आज हमारे को बड़ा लग रहा है और वो 20 साल बाद में कितना बड़ा होगा। खैर अपन आज जिस प्रकार के विषय के ऊपर में है, एडवाइजर के ऊपर में, तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टूल्स हैं और एक एडवाइजर आपको सिर्फ यही चीज नहीं बताएगा, आपको एक एडवाइजर ये भी बताएगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, सोवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में भी आप अगर आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट अच्छा है तो आजकल तो ये भी एक हो गया है, बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसी आई हुई है, तो बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो एक एडवाइजर को रख करके, बगैर एडवाइजर के इस प्रकार के किसी भी इसमें जाना नहीं चाहिए और उनके कहे अनुसार उतने प्रोपोर्शनेट में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको एक बैलेंस अमाउंट आपके सर्वाइवल तक के कंफर्टेबल लाइफ या एक अच्छी खासी लाइफ जीने के लिए जो पैसा लगता है वो आपको मिलता रहेगा। देखिए सब्जेक्ट कैसा है कि अगर आप ये चीज़ों को सोच रहे हैं कि आप सिर्फ एक इंश्योरेंस लेकर के सेटिस्फाई रह जाएंगे, बाकी तो आपकी जो भी जहाँ पे भी आप एम्प्लॉय हैं वहाँ पे आपका प्रोविडेंट फंड बन रहा है, ये ग्रेजुटी बन रही है, तो ये सब चीज़ें बनते रहती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने छोटे छोटे पेड़ कुछ अपने लिए लगा दिए हैं जो 15 साल 20 साल बाद में आपको फल दे सकते हैं, तो वो फल खाने में आपको तकलीफ क्या है? आप ही का लगाया हुआ पैसा है, कहीं नहीं जाएगा। अगर उतने दिनों तक का आपका पेशेंस है और उसके लिए आपने एक बाकायदा एडवाइजर रखा हुआ है जो उसके ऊपर में वॉच रख रहा है, मार्केट के सारे इन एंड आउट्स, अप्स एंड डाउन्स के ऊपर में आपको कंसल्टेंसी फीस लेकर के, क्योंकि आप अगर उसको कंसल्टिंग फी दे रहे हैं तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। आज आप LIC एजेंट को फी तो दे रहे हैं लेकिन आप उसको पूछ नहीं सकते कि यार मेरी प्रीमियम क्यों हुई, क्या हुई। उसने एक लिख करके कागज दे दिया है जिसको सर्टिफिकेट बोलता है वो लोग, तो वो सर्टिफिकेट के बाहर में आपको 1 रुपया न वो दे सकता है, न वो जहां कहीं पे भी पैसा गया वहां से मिल सकता है। वो तो पॉलिसी ऑपरेटेड है, पॉलिसी गवर्नड, सारे बेनिफिट्स हैं वो उसकी मैच्योरिटी पर ही मिलेंगे। उसके पहले अगर आपको चाहिए है तो उसका कितना % आपको पेनल्टी बैठेगा वो एज वाइज या पीरियड वाइज अलग अलग होता है, लेकिन पेनल्टी बैठता जरूर है। तो अगर आपको ये चीजें समझना है कि LIC के ऊपर में क्या मिलता है, तो कभी आप किसी जिसने भी इस प्रकार के अनुभव लिए हैं उनसे आप बात कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। या आपकी ही अगर कोई पॉलिसी है तो उसमें आप एक बार जस्ट पूछ करके देखिए कि अगर मैं अभी पॉलिसी सरेंडर करता हूं तो मेरे को मैच्योरिटी में क्या मिलेगा। तो आप देख लेना कि आपको आपकी भरी हुई अमाउंट और आपको जो वो बता रहे हैं मिलने वाली अमाउंट, तो बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, यानी आप कुल मिलाकर के लॉस में रहते हैं। आप ही का पैसा है और आप ही के पैसे को वो कम करके देते रहेंगे और आप उसके ऊपर में कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपने सिग्नेचर करके दिया हुआ है कि इस डेट को ये मिलेगा और मैं मंजूर करता हूं। तो चलिए LIC की बात अपन जितना करें कम है, लेकिन एडवाइजर की लेकर के जो मैं बात कर रहा हूं, तो एडवाइजर को अगर आप रखते हैं तो इतने सारे मार्केट में ऑप्शंस है, आप जितना डीप में जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। और मैं जैसा बोल रहा हूं छोटे छोटे पेड़ लगाने वाली बात, तो दोस्तों जैसा कि वॉरेन बफेट वगैरह जैसे लोग बोलते हैं कि एक ही बास्केट में आपके पूरे एग्स मत डालिए, तो LIC में ही अगर एक बास्केट में अगर पूरे के पूरे पैसे डाल रहे हैं और वो बास्केट को अगर कुछ हो गया तो आपको तो बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए मेरा कहना यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल को, आपको अगर लगता है कि आप हाई रिस्क जोन में 1 रुपया डाल सकते हैं तो आप 1% आपकी जो टोटल अर्निंग है उसमें से हाई रिस्क जोन में, मॉडरेट जोन में कुछ 2% डाल सकते हैं तो मॉडरेट जोन में 2% रखिए, और लो रिस्क करना है तो डेप्ट फंड वगैरह जैसे ऑप्शन में आप लगे तो 10% भी डाल सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस है, इसके अलावा मैं बहुत नीचे में अगर मैं आता हूं तो बैंक की FDs हैं, इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप अपने पैसे को मल्टीपल ऑप्शंस में रख सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको इस चीज के लिए रखना है जो हमारे को इस मामले में पूरी तरह से गाइड करेगा। और कहाँ मान लीजिए घर में पैसे हैं तो घर में कितने मेंबर है, कितने 18+ एज के हैं,
क्या उनके नाम के ऊपर में पैन कार्ड बना करके हम टैक्स सेविंग फंड में उनके नाम से कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें कौन करेगा आपके लिए? एक फाइनेंशियल एडवाइजर करेगा, और सारी चीजें लीगल होगी, ऐसा इलीगल वाला कोई भी बात नहीं होगा। एक एडवाइजर एडवाइस वही देगा जो एडवाइजेबल होगी, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे को, देखिए हम अपनी दिनचर्या में, हम अपनी लाइफ में इस प्रकार से एंगेज रहते हैं कि कभी कभी हमारे को ये वक्त ही नहीं मिलता है कि बाकी की दुनिया में बाहर क्या हो रहा है फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर में, जबकि वो फाइनेंशियल फ्रंट हमारे लिए अफोर्डेबल होता है। हम उसके लिए अपना पॉकेट मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर चैनल नहीं होता है हमारे पास में उसके नजदीक ले जाने का, कि उसके लिए क्या केवाईसी कराना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, डीमैट लगेगा या सादे अगर सेविंग अकाउंट से हो जाएगा। तो ये सारे चीजें आपको बताने के लिए कोई तो चाहिए, और अगर वो इतनी सारी चीजों को बताने के लिए अगर एक छोटी अमाउंट एज एन एडवाइजर फी आपसे अगर मांग रहा है, तो मेरे ख्याल से उस फी को आप दीजिए और एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा। दोस्तों ये चीजें बहुत जरूरी है और हमने करनी चाहिए। आप मेरी बात को मानिए कि आप एक एडवाइजर को अपने शहर में, अपने हर जगह के ऊपर में खोजना चालू कीजिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल एडवाइजर के मिलने के बाद में आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिटी आएगी और जो चीजें आपको नहीं पता है वो भी मालूम हो जाएगी। तो ये सब चीजों को मैं समझता हूं कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर या एक हेल्थ का डॉक्टर के साथ एक वेल्थ का डॉक्टर हमारे पास में रहना चाहिए। तो प्लीज आप लोग एक फाइनेंशियल एडवाइजर यानी वेल्थ के डॉक्टर को अपने लाइफ में अपॉइंट कीजिए, तभी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की डायरेक्शन में आप एक पहला कदम उठाएंगे, और ये पहला कदम इतना मजबूत और कॉन्क्रीट कदम रहेगा कि आपको इसके बाद में जिंदगी में आसानी दिखना चालू हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मैं आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।